पिछले वीडियो में हमने पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म के दीर्घकालीन संतुलन को समझा था। उसमें हमने स्पष्ट रूप से देखा था कि किस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में दीर्घकाल में P बराबर लॉन्ग एवरेज कॉस्ट बराबर लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट बराबर शॉर्ट एवरेज कॉस्ट बराबर शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट बराबर लॉन्ग एवरेज रेवेन्यू और लॉन्ग मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है। यानी दीर्घकाल में कीमत के बराबर औसत लागत, अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत, दीर्घकालीन सीमांत लागत, दीर्घकालीन औसत लागत, दीर्घकालीन सीमांत आगम, दीर्घकालीन औसत आगम, सब चीज़ बराबर होती है। साथ ही हमने ये भी चर्चा की थी कि यदि फर्म अनुकूलतम उत्पादन से कम उत्पादन करती है तो उस स्थिति में फर्मों को अल्पकाल में हानि उठानी पड़ती है। उस हानि को देखते हुए कुछ फर्में तो हानि को सहन करती है और कुछ फर्म हानि को छोड़कर हानि देखकर मार्केट छोड़कर चली जाती है और उस स्थिति में उत्पादन घटता है और कीमत बढ़ती है और जो हानि है वह सामान्य लाभ में बदल जाती है। कुछ स्थिति में फर्मों के द्वारा जब अनुकूलतम उत्पादन से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है तो उस समय फर्मों को लाभ की स्थिति में होती है। उस लाभ को देखकर नई फर्में प्रवेश करती है। नई फर्में प्रवेश करने की वजह से पुरानी फर्मों का उत्पादन कुछ घटता है। नई फर्में जब प्रवेश करती है तो ऐसी स्थिति में जो उनका असामान्य लाभ है वह धीरे धीरे सामान्य लाभ में बदल जाता है, क्योंकि नई फर्में प्रवेश करने से उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ने से कीमत घटती है तो अधिसामान्य लाभ सामान्य लाभ में बदल जाता है। इसी क्रम में आज हम विभिन्न लागतों के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों का संतुलन कहाँ होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो भी टॉपिक है ये भी सीधा पीजी लेवल से संबंधित है। यूजी में प्राय ये नहीं पूछा जाता है। जिनको नेट सेट या इकोनॉमिक्स में बहुत डीप स्टडी करनी हो उनके लिए ही ये वीडियो है। अब आप देखिए, सामान्य रूप से 3 प्रकार के लागत उद्योग होते हैं। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनकी लागत वर्धमान होती है, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनकी लागत समता होती है और कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनकी लागत ह्रासमान होती है। तो आज के इस वीडियो में हम तीनों ही प्रकार के उद्योग की चर्चा करेंगे। पहला मैं लेता हूँ कि वर्धमान लागत उद्योग वह उद्योग होता है जिनमें उत्पादन में होने वाली वृद्धि के साथ लागत में वृद्धि होती है। यानी इनको जो पैमाने की मितव्ययताएं प्राप्त हो रही है उनकी तुलना में पैमाने की अमितव्ययताएं प्राप्त ज़्यादा होती है। यानी वह उद्योग जिसमें जितनी उद्योग को या फर्म को पैमाने की बचतें प्राप्त होती है उससे अधिक मात्रा में उनको अमितव्ययताएं प्राप्त होती है। फलतः इनमें उत्पादन बढ़ाने के साथ लागत बढ़ती है। जैसा कि हमने परिवर्तनशील लागतों के नियम में पढ़ा था, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में पढ़ा था कि एक सीमा के पश्चात कोई भी लागत वो बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि शुरू में पैमाने की मितव्ययताएं मिलेगी तो लागत घटेगी, पर जब अमितव्ययताएं मिलने लगेगी तो लागत बढ़ेगी। तो हम वर्धमान लागत उद्योग की स्थिति में किस प्रकार से फर्म का संतुलन होता है उसको देखेंगे। एक तरफ मैं फर्म का संतुलन ले रहा हूँ, एक तरफ मैं उद्योग का संतुलन ले रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट स्थिति ये है, ये डिमांड है और ये सप्लाई है। इस डिमांड और सप्लाई पर मान लीजिए प्राइस है P1, क्वांटिटी Q1 का प्रोडक्शन क्वांटिटी, ये उद्योग का संतुलन है। हमें और कुछ कर, अब उद्योग के संतुलन में ये P1 है। अब यहाँ देखिए, ये शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, ये लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, ये लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट और ये शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट। यहां संतुलन में फर्म के द्वारा Q1 का उत्पादन किया जा रहा है, P1 प्राइस ली जा रही है। अब मान लीजिए ये P1 स्थिति है। देखिए, यहां DD डिमांड कर्व है, SS सप्लाई कर्व है, ये दोनों E बिंदु पर संतुलन में है। इस E बिंदु पर जो संतुलन है वहां ये E1 बिंदु है जिस पर क्या है, फर्म का दीर्घकालीन संतुलन है। ये उद्योग का संतुलन है और ये फर्म का संतुलन है। अब अगर ऐसी स्थिति में फर्म वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है तो ये डिमांड कर्व ऊपर आ गया, डिमांड कर्व ऊपर आ गया और डिमांड बढ़ने से कीमत देखिए P2 हो जाती है। ये कीमत हो गई P2। अब इस कीमत पर आप देखेंगे, देखिए शॉर्ट एवरेज कॉस्ट और
या हम इसको करेंगे शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट। तो यहां देखिए इस बिंदु पर, अगर इस बिंदु पर हम बात करें तो यहां फर्म को क्या है, इस बिंदु पर ये जो जा रहा है इस पर देखिए अब कीमत ज्यादा हो गई। कीमत ज्यादा होने पर अगर ये फर्म इतना ही उत्पादन करती है तो प्रति इकाई इसको क्या मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा। या हम एवरेज कॉस्ट की बात करें तो एवरेज कॉस्ट में हम ये देखें कि अगर फर्म उत्पादन इतना कर रही है तो प्रति इकाई देखिए एवरेज ये देखिए यहाँ उत्पादन कर रही है तो फर्म को प्रति इकाई ये AB के बराबर लाभ है। कैसे देखिए, उत्पादन Q2 करें तो इस Q2 उत्पादन पर कॉस्ट ये आएगी। देखो पहले Q1 उत्पादन करते थे तो कॉस्ट ये आती थी। अगर Q2 उत्पादन करते हैं तो लॉन्ग एवरेज कॉस्ट जो होगी, जो लॉन्ग एवरेज कॉस्ट होगी उससे शॉर्ट एवरेज कॉस्ट से हम देखते हैं तो देखिए यहां अल्पकाल में फर्म को AB के बराबर फायदा है, कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो यहां ऐसी स्थिति में फर्म को यहां ये आप देखेंगे कि पहले का संतुलन क्लियर है। अब जब डिमांड बढ़ी तो ये E1 से E2 संतुलन चला गया तो कीमत P2 हो गई। अब इस कीमत पर हम देखेंगे कि ये शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट कहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है। यहाँ देखेंगे ये इसको थोड़ा सा आपको बहुत क्लियर करने की जरूरत है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होगे। मैं एक बार वापस आपको क्लियर करता हूँ कि क्या स्थिति है यहाँ पर। ये देखिए ये आपका जा रहा है लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, ये वाला बिंदु जा रहा है, ये आपका टच होके जा रहा है शॉर्ट एवरेज कॉस्ट। ये अब इसमें दो बिंदु, दो और चीज। अब देखिए ये जा रहा है शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट और ये आपका जो है ये लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों यहां आपस में है। अब इस जगह में क्या देखेंगे कि अगर ये उत्पादन यहां होता है तो यहां फर्म को AB के बराबर फायदा हो रहा है। कितना? AB के बराबर, क्योंकि कीमत बढ़ गई डिमांड बढ़ने से कीमत बढ़ गई और अब इसको रेवेन्यू इतना मिल रहा है और कॉस्ट AB के बराबर, कॉस्ट जो आ रही है, कॉस्ट आ रही है BQ। देखिए यहां है कॉस्ट BQ2 और रेवेन्यू AQ2। प्रति इकाई लाभ हो रहा है AB के बराबर। अब इस लाभ की वजह से नई फर्में बाजार में प्रवेश करेगी, और लागत वर्धमान की स्थिति में कि अगर ये फर्में ज्यादा उत्पादन बढ़ाएगी तो लागत बढ़ेगी। तो नई स्थिति में क्या होगा, नई स्थिति में मान लीजिए उत्पादन पहले E1 पर था, अब E3 पर चला गया। इतना उत्पादन नई फर्मों के माध्यम से बढ़ गया और जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है वो देखो ऊपर बढ़ता हुआ है, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। उत्पादन नया जो संतुलन बिंदु हो गया E3 और इस E3 का मतलब है उत्पादन बढ़ने से कीमत घटी, कीमत बढ़कर P1 डैश हो गई। अब कीमत जब नई हो गई P1 डैश, तो जो उद्योग, जो फर्म का संतुलन है, देखिए ये मैंने हटा देता हूं काम। देखिए तो नया संतुलन फर्म का है, ये अपने कीमत बताने के लिए बताया था। तो नया फर्म का संतुलन, जो नई फर्म में आई तो ये आपका जगह शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, ये लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ नया फर्म का संतुलन हो जाएगा, Q2 उत्पादन हो जाएगा। अब ये संतुलन है, चूंकि लागत बढ़ रही है इसलिए ऊपर चला गया। क्लियर? ये P2 कीमत। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान लागत की स्थिति होती है उस समय यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसकी वजह से उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो चूंकि लागत वर्धमान है तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादन Q3 करना पड़ेगा, Q2 पहले से। तो इस स्थिति में जो नया संतुलन है, मान लीजिए C बिंदु पर नया संतुलन है, तो नए संतुलन में उत्पादन जो होगा वो पहले की तुलना में ज्यादा होगा।
अब ये प्रश्न ये है कि ये सारा जो उत्पादन बढ़ा ये नई फर्मों के द्वारा किया जाएगा या पुरानी फर्मों के द्वारा किया जाएगा, ये उसमें से कितना भाग किसके द्वारा किया जाएगा, इस पे हम चर्चा अभी थोड़ी सी हम करेंगे। देखिए मान लीजिए हम इसमें देखते हैं, देखिए अब प्रश्न हमारे सामने यह है कि भाई जो नया संतुलन बिंदु है दीर्घकालीन उत्पादन कितना होगा, ये पुराने स्तर जितना ही होगा पुरानी फर्मों का, या पहले से ज़्यादा होगा या पहले से कम होगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए हमको इसको करेंगे, यदि जो लागतें बढ़ रही है उसमें जो है स्थिर लागतें भी उतनी ही बढ़ती है, परिवर्तनशील लागतें भी उतनी ही बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में जो संतुलन उत्पादन का स्तर होगा वो पुराने जितना ही होगा, क्योंकि फर्म को कोई भी फायदा नहीं है, तो पुरानी फर्में उतना ही उत्पादन जारी रखेगी जितना कि वो पहले कर रही है। आपको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, यदि लागतें जो बढ़ रही है उसमें स्थिर लागतें भी उतनी बढ़ रही है और परिवर्तनशील लागतें भी उतनी बढ़ रही है, यानी दोनों समान अनुपात में बढ़ रही है, तो प्राय फर्मों के द्वारा उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो उनका जो पुराना साधन संयोग होगा, जो न्यूनतम साधन संयोग है, वह उसके समांतर नया संयोग होगा। दूसरी चीज, अगर स्थिर साधन की कीमतें, मान लो स्थिर साधन ज़्यादा महंगा हो रहा है परिवर्तनशील साधनों की तुलना में, जैसे जैसे हम उत्पादन की मात्रा बढ़ा रहे हैं स्थिर साधन ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, तो फर्में क्या करेगी, स्थिर साधन की बचत करने का प्रयास करेगी, क्योंकि वो महंगा होता चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में फर्म की उत्पादन क्षमता घटेगी और जो फर्म का उत्पादन का संतुलन है वो पहले वाले संतुलन की तुलना में थोड़ा सा कम होगा। यदि उत्पादन बढ़ाने के साथ स्थिर साधन की कीमतें घटती है, केवल परिवर्तन साधनों की कीमतें बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में फर्में ज़्यादा स्थिर साधनों को प्रयोग में लेना चाहेगी। जब ज़्यादा स्थिर साधन के रूप में मशीनें ज़्यादा आएगी या भवन नए लिए जाएंगे, ऐसी स्थिति में जो फर्म है उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, तो नया उत्पादन स्तर पहले वाले उत्पादन स्तर से अधिक होगा। तो ये बात हमने करी कि जब वर्तमान लागत की स्थिति होती है तब क्या होगा। दूसरी बात करते हैं स्थिर लागत की स्थिति में क्या होगा। स्थिर लागत की स्थिति यह है कि जिसमें उत्पादन बढ़ाने के बाद भी लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी स्थिर लागत की स्थिति वह है जिसमें जिस अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन किया जाता है उसी अनुपात में उत्पादन की लागत में परिवर्तन होता है। तो मान लीजिए इस समय उद्योग जो संतुलन है वो उद्योग का संतुलन डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को मान लीजिए ई बिंदु पर काटते हैं, और ई बिंदु पर ये फर्म उद्योग का संतुलन है, और इस उद्योग के संतुलन में फर्म जो है P1 प्राइस है, P1 प्राइस पे ये फर्म का शॉर्ट एवरेज कॉस्ट है, ये लॉन्ग एवरेज कॉस्ट है, ये शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट, ये लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट, और फर्म OQ1 उत्पादन करती है और फर्म ए बिंदु पर सपोज करिए संतुलन में रहती है। इस स्थिति में फर्म सामान्य लाभ कमाती है। अब अगर इस स्थिति में डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़कर D' हो जाती है, तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से संतुलन E से E1 पर चला जाएगा और प्राइस बढ़ेगी, प्राइस P1 से P2 होगी, तो इस स्थिति में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो उस लाभ को देखकर बाजार में नई फर्में प्रवेश करेगी। नई फर्में जब प्रवेश करेगी, क्योंकि समता लागत उद्योग के अंदर उत्पादन हो रहा है, यानी जिस अनुपात में हम साधन बढ़ाते हैं उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ता है। साधन को दुगना करते हैं उत्पादन में दुगना हो जाता है, साधन को 3 गुना करते हैं उत्पादन में 3 गुना हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पुरानी फर्मों के द्वारा लगभग वही उत्पादन किया जाएगा और जो सारा का सारा उत्पादन है वो नई फर्म में बाजार में प्रवेश करेगी और उत्पादन जो डिमांड बढ़ेगी वो सारी की सारी पूर्ति उनके द्वारा कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो समता लागत उद्योग की स्थिति होती है, स्थिर लागत के उद्योग की स्थिति होती है, उस समय उसमें क्या होता है, सारे जो डिमांड कर और सप्लाई कर रहे हैं वो पहला संतुलन है। बाद में जो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में यहाँ देखिए पहला संतुलन था ई पर, अब देखिए यहाँ कीमत बढ़ी है,
कीमत P1 से P2 हो गई। तो अल्पकाल में अगर हम बात करें, ये बात करें कि अल्पकाल में यहाँ उत्पादन बढ़ा, तो यहाँ देखिए प्रति इकाई इतना फायदा है, एई का फायदा है, ये अभी आप समझ रहे हैं। तो इस फायदे को यहाँ देखिए, मैं डायरेक्ट इसको बोलता हूँ, कीमत इतनी है, लागत इतनी है, तो ये फायदा है। इस फायदे को देखकर बाजार में नई फर्में प्रवेश करेगी और वह जब तक प्रवेश करती रहेगी जब तक कि कीमत पुरानी स्तर पर नहीं आ जाए और नई परिस्थिति में जो नया संतुलन होगा वह E2 पर होगा, क्योंकि हमारा जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है वो इस प्रकार से होता है। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इसमें सीधा क्षैतिज होता है। तो इस प्रकार से स्थिर लागत की स्थिति में कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और जो पुरानी फर्में हैं उनका उत्पादन वर्तमान स्तर पर भी उत्पादन होगा और जो पूर्ति है वो नई फर्मों के द्वारा की जाएगी। तीसरी चीज, जब लागत ह्रासमान होती है, यानी जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाते हैं वैसे लागत घटती है, तब की स्थिति को हम बात करते हैं ह्रासमान लागत की स्थिति। ये थर्ड पोजीशन है। अगर लागत ह्रासमान हो तो क्या होगा, ये देखिए, सपोज कीजिए ये डिमांड है और ये सप्लाई है। ये मैंने डिमांड कर्व बनाया, ये सप्लाई कर्व है, प्राइस है P1। इस P1 प्राइस में जो ह्रासमान लागत की स्थिति है, इस P1 प्राइस में जो उद्योग का संतुलन है वो यह है शॉर्ट एवरेज कॉस्ट। थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ ताकि थोड़ा जगह चाहिए अपने को, इसको पीछे ले लेता हूँ हल्का सा। ये प्राइस P1, इस पर ये देखिए शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट। अब इस स्थिति में फर्म का संतुलन E पर है, उद्योग का संतुलन E पर है और फर्म ए बिंदु पर संतुलन में, जहाँ इसकी Q1 प्रोडक्शन की जाती है, P1 प्राइस ली जाती है। अब अगर इसमें डिमांड बढ़ती है तो ये डिमांड डी डैश हो जाती है। डिमांड बढ़ने से कीमत बढ़ती है। कीमत बढ़कर P2 हो जाती है। अब उत्पादन यहां हो तो इस स्तर पर देखिए, आप शॉर्ट की बात करेंगे तो यहां इस उत्पादन स्तर पर क्या होगा, फर्म को, हम इसमें देखते हैं, मान लीजिए अल्पकाल की बात करें, अल्पकाल में यहां संतुलन है और अल्पकालीन ये फर्म का शॉर्ट एवरेज कॉस्ट है। ये देखिए, ये शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट, संतुलन यहाँ है तो उत्पादन फर्म के द्वारा Q2 किया जाएगा। इसमें फर्म को ये कीमत मिल रही है, ये कॉस्ट आ रही है, तो फर्म को मान लीजिए ये PQ के बराबर फायदा है। अब क्या है, फर्म अगर उत्पादन बढ़ाती है तो चूंकि लागत ह्रासमान है तो यहां PQ का फायदा देखकर नई फर्में बाजार में प्रवेश करेगी। पुरानी फर्मों को भी प्रॉफिट मिल रहा है तो वो भी अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहेगी, क्योंकि उत्पादन का पैमाना बढ़ाते हैं तो लागत और घटती है। तो नई परिस्थिति में उत्पादन काफी बढ़कर जो हो जाएगा वो उत्पादन देखिए, पहला संतुलन यहाँ है, दूसरा संतुलन देखिए, ये उत्पादन का ये D, ये नया उत्पादन का स्तर आ गया E2 बिंदु पर, यानी ये गिरता हुआ होता है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। अब इस स्थिति में क्या है, कीमत गिर जाती है, उत्पादन बढ़ता है तो यहां कीमत गिर जाती है, ये कीमत गिरी P2, सॉरी P0 कर देते हैं इसको कीमत को। और जो नया संतुलन है, नया संतुलन हो गया शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, ये लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, ये शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट, ये लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट। नया संतुलन हो जाता है Q3 पर। तो
तो इस प्रकार से अगर ह्रासमान लागत की स्थिति में है तो उत्पादन पहले की तुलना में ज़्यादा किया जाता है और कीमत पहले की तुलना में कम हो जाती है। अब इसमें भी हम देखिए, यहाँ देखिए उत्पादन जो है उसमें शॉर्ट रन, देखिए अगर आपका वर्धमान है तो ये इस प्रकार से होगा, शॉर्ट रन सप्लाई, लॉन्ग रन सप्लाई कर। स्थिर है तो आएगा सप्लाई कर, और ये नीचे गिरता हुआ। ये तीनों स्थिति अलग अलग की स्थिति हमने बात करी। अब देखिए चर्चा करते हैं कि अब नई परिस्थिति में क्या होगा, इसकी हम बात करते हैं। देखिए यदि ह्रासमान लागत की स्थिति में क्या होगा, फर्म का उत्पादन वही रहेगा, पुरानी जो फर्म है उनका उत्पादन वही रहेगा, घटेगा या बढ़ेगा, इसकी हम बात करते हैं। अब देखिए यदि सभी साधनों की कीमतें समान अनुपात में कम होती हो, जब लागत ह्रास नियम है और जब सभी वस्तुओं की कीमतें समान अनुपात में घटती है, परिवर्तनशील साधन की भी उतनी ही घटती है, स्थिर साधन की भी उतनी ही घटती है, तो फर्म प्राय अपने उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन करना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि जो नई फर्म है वो बाजार में प्रवेश करेगी। तो अगर सभी कीमतें तेजी से घटे तो क्या करेगी, हाँ अगर बड़ी तेजी से सभी लागतें गिर रही है तो फर्म क्या चाहेगी, फर्म चाहेगी कि हम पहले से बड़ा उत्पादन लगाएं, क्योंकि लागत गिर रही है तो हम जितना बड़ा प्लांट लगाएंगे उतनी ही हमारी कॉस्टिंग कम आएगी। तो ऐसी स्थिति में फर्म का उत्पादन का स्तर पहले की तुलना में ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ है, अगर स्थिर साधनों की कीमतें, देखिए अगर सभी, हमने दो चीज़ चर्चा करने की बात है इसमें। अगर मान लीजिए जब लागतें गिर रही है उसमें स्थिर लागतें ज़्यादा गिर रही है, परिवर्तनशील लागतें कम गिर रही है, तो फर्म क्या करेगी, बड़ा संयंत्र लगाना चाहेगी और फर्म पहले से ज़्यादा उत्पादन करना चाहेगी। ये एक त्रुटिवश मैंने उसमें बोल दिया था। अगर सभी समान अनुपात में गिर रही है तो फर्म अपना उत्पादन का स्तर वही रखेगी। यदि स्थिर साधन की लागत ज़्यादा गिर रही है, परिवर्तनशील की कम गिर रही है, तो फर्म बड़ा संयंत्र लगाएगी और वह अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाएगी। यदि स्थिर साधन की कीमतें कम घट रही है, परिवर्तनशील लागत की ज़्यादा कीमतें घट रही है, तो फर्म अपना स्थिर साधन बचाना चाहेगी। तो ऐसी स्थिति में फर्म पहले की तुलना में उत्पादन कम करना चाहेगी। ये स्थिति अलग अलग स्थिति में हो सकती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं समझता हूँ कि विभिन्न लागतों की स्थिति में, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किस प्रकार से फर्म और उद्योग का संतुलन होता है, इसे आप समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कई बार प्रश्न आ जाता है कि जब फर्म संतुलन में होती है तो उद्योग संतुलन में नहीं होता है, पर उद्योग संतुलन में होता है तो फर्म संतुलन में नहीं होती है। इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।